अशोक भाई साहब, कैसे हैं आप? आपका म्यूट है। नमस्कार सभी को नमस्कार। पंकज जी अध्यक्ष जी को नमस्कार। नमस्कार। बड़े भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आलोक जी को नमस्कार। सर। नमस्कार सर। प्रणाम। अशोक भाई सबको साहब, देख के बड़ा अच्छा लग रहा हाँ नहीं, ये तो बात सही है भाई साहब। है। देखो, अध्यक्ष जी आपने कहा नमस्कार। तो विशारद जी भी आ गए। विशारद जी ने कहा कम से कम बहुत बढ़िया, बहुत सीधे बढ़िया। तिरुपति बालाजी से यहीं पे हाँ हाँ दर्शन हाँ। हो रहे हैं। ये स्क्रीन थैंक यू सर। स्क्रीन है या वहीं पे ही हो आप? नहीं सर, ये पिक खींची थी, उसको बैकड्रॉप में बना लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे हैं अशोक जूम भाई में साहब? ऑप्शन है। जी। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक है जी। फर्स्ट क्लास जी। फर्स्ट क्लास। हाँ जी, हाँ बढ़िया। फर्स्ट फर्स्ट क्लास जी। क्लास ही रहना चाहिए जी। हाँ जी, हाँ दिनेश बरसिया जी, कहाँ हो सर? सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? सब बढ़िया जी। देखिए, आपके प्रकाश कनोडिया जी भी आ गए। प्रकाश जी भी है, लेकिन उन्होंने पर्दे में है अभी प्रकाश जी। आलोक भाई नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। ऑल वेल। अब वो जो विशारद जी जी आलोक सर। जी के साथ लग के अपनी यहाँ की जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, इसकी आईवाईसी को स्टार्ट करवाओ। जी सर, आज ही बात हो रही थी बंसल जी से। हाँ, उसमें तो कल। एक एक मतलब लेटर निकलवाना जरूरी है। और जी उसमें जरूरत है उसकी कि कन्वेनर कर निकल जाए, और वो भी फ्रेश हो तो वो बेटर रहेगा, अन्यथा जी। रहेगी जी, एनीथिंग। आपसे बात हुई होगी मुकुल जी के रिगार्डिंग। 425 क्या कह रहे राकेश हैं? बंसल जी ने मुकुल गर्ग जी का नाम दिया है शायद आपको, मुकुल गर्ग जी कौन से हुए? जो हमको गोवा मिले थे। हाँ, लेकिन वो मैं चाहूंगा कि एंटरप्रेनर हो और मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है सर, मैं ये मैसेज कन्वे कर दूंगा। धीरे क्या नाम है आलोक जी, जी इस चीज को इंश्योर कीजिए। नहीं तो वो फैक्ट, वो ध्येय खत्म हो जाएगा, वो फिर कंसल्टेंसी चालू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैंने बात करी ठीक है थी सर। आज उनसे भी, राकेश बंसल जी से, तो वही बता रहे थे। मतलब इसमें तो अगर हमने हमें अपनी expect होना पड़ता कि मैन्युफैक्चरर ही रहे। हम मयूर रूल भाई लेके कैसे हो? नमस्ते सर, बढ़िया सर। आप कैसे हैं? बढ़िया। और जी वर्षा आजकल मयूर कजन जी, साहब भी हैं। आजकल तो मयूर जी छाए हुए हैं। क्या बात है अरे सर। वाह। इनका दोनों आशीर्वाद लोग है बैठे आपका। हैं। हाँ, तनुज जी के साथ बैठे हो तो अच्छी बात है। जी 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 सर। बस सर कैसे बरेली चैप्टर की भी एक आइडिया? मीटिंग प्लान करी हुई, मयूर ने आज बरेली चैप्टर की भी एक मीटिंग प्लान करी हुई थी। अच्छा। तो बस वहीं बैठे, हमने कहा एक साथ ही लगा लेते हैं, तो बस लैपटॉप पे लगा के इनका मोबाइल बंद कर रहे हैं। भाई देखो, जिसको 1300 करोड़ रुपए की अर्निंग वाले मार्केट पे जाना है, वो इस जी। मीटिंग को जरूर सुनेगा। नहीं, थोड़ा बहुत काम तो सर, थोड़ा बहुत काम तो रिन्यूएबल में और कार्बन क्रेडिट्स में और ओपन एक्सेस में हम लोग भी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं। तो हमारे लिए तो ये तीनों आपस में कंबाइंड काम है, तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये वाले काम। क्योंकि निष्ठा जी ने बड़ी निष्ठा के साथ मेहनत करी है। जी 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 जी। काफी चलिए। अच्छी, इनके पास इंफॉर्मेशन भी अच्छी है। एंड जी दैट सर, इज जी सर। ऑल्सो डाटाबेस। कैसे है पवन जी? सभी नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। सभी को पवन बहुत बढ़िया जी। साहब। राजेश सप्रा जी को सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आपका डिवीजन कैसा चल रहा है? बहुत बहुत अच्छा चल रहा है सर। सब जो आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव। ये आप मेरी एक निवेदन है खुशकिस्मती है। कि आपके हर एक डिवीजन में आईवाईसी की मीटिंग आलोक जी के साथ एक बार करवा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है और सर। आईवाईसी का सर मुझे हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था कि मुझे एक बहुत चीज सुन के अच्छा राकेश लगा। बेटे, मैंने मेरे को कोस्ट बना अरे दो। यार, किसी के हेलो। पास हुआ है?
आराध्या, वर्मा जी आराध्या को कहिए एक बार। सर बना बन गए सर, अब हो गए। हाँ भाई, जब क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं कह रहा था मगर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने देहरादून के जो चैप्टर चेयरमैन है उनसे बात की थी, तो वो ये कह रहे थे, कहता जी हम तो वो कर ही नहीं सकते, यूथ का कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्यों? कहता जी हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी एज 40 से ज्यादा हो। तो देखो ऐसा ही तो और अच्छी बात है। तो मैंने कहा जी मैं भी जब ज्वाइन किया था ये IAEA, तो मेरी एज जो थी वो 22-23 साल थी। अब सर मैं 57 साल का हो गया, अब अशोक भाई 40 साल हो साहब, गए। और मित्तल जी ने जब सामने में स्टार्ट किया था तो उस समय में भी इसीलिए तो हमने अंडर 40 ईयर हाँ, अंडर बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट किया, हम्म, क्योंकि जब तक नई क्रॉप आएगी नहीं ना, हाँ जी, हाँ ये बात तो है। जब तक आईएए आगे नहीं बढ़ पाएगी उसमें, और आईएए को आगे बढ़ाने के लिए नई क्रॉप लाना जरूरी है। सर ये 85 की बात है। 85 में हमारे चैप्टर चेयरमैन होते थे रामजी सुनीजा जी, और प्रवीण सिडाना जी सेक्रेटरी होते थे, और मैं ट्रेजरर होता था। अब आप इससे मेरी उम्र का अंदाजा भी लगा सकते भाई वाह, हो। तो आप तो हमारे पंकज भाई सबसे भी सीनियर हुए हो हम। 85 के 85 से जुड़ा हूं। वाह वाह। सर इजाजत हो तो शुरू किया जाए। हाँ लोग जी, 4:10 हो गए, मैं कहने वाला ही था आपको। हाँ जी, निष्ठा आ राधे। बेटी? जी जी जी, सर। गुड। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री आज कृष्ण। आज की इस बैठक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं अपने बीच उपस्थित हमारे पास्ट प्रेसिडेंट श्री पंकज गुप्ता जी, हमारे और सभी पास्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, डिवीजन चेयरमैन, सेक्रेटरीज और सभी अपने मेंबर्स का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस वेबिनार मीटिंग जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिसमें हमारे को दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हमको अपना खर्च, एक तो हमको अपना एक्सपेंसेस या जो हमारे ड्यूज हैं उसको कैसे कम करना है, और उन्हीं ड्यूज से हमको अर्निंग कैसे करनी है, जनरेट करनी है, उसके ऊपर आज चर्चा है। तो हमारे बीच हमारे आज की जो स्पीकर हैं मैडम निशिता सिंह जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त कमाई आपको ऊर्जा लागत से में कमी करनी है और कैसे उसको बढ़ावा देना है, कैसे अपनी उस कार्बन क्रेडिट से अपने को बेनिफिट देना है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। तो हमारे बीच जो हमारी आज की जो स्पीकर हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो है मैडम निशिता सिंह जी। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं क्लाइमेट एट एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर आप अभी प्राइमरी वर्क कर रही हैं, और आपका फोकस है कार्बन प्राइसिंग और मैकेनिज्म अक्रॉस एशिया एंड एडवांसमेंट ऑफ ट्रांजिशन फाइनेंस मैकेनिज्म इंडिया। कैसे कार्बन कैसे इसको ट्रांजिशन किया जा सके। आपने अपनी एजुकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से करी है, और MBA आपने IIM लखनऊ से करा है, और MSc आपने कार्बन मैनेजमेंट से यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से करी है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और आज की इस मीटिंग को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस मीटिंग के बारे में हमारे सभी प्रेजेंट मेंबर्स को बताएं, और हम इस मीटिंग का आगाज करें। अध्यक्ष जी। धन्यवाद आलोक जी। सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरी आलोक जी, हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, वर्किंग ग्रुप चेयरपर्सन्स, हमारे चैप्टर चेयरपर्सन्स, इम्पोर्टेंट हमारे उद्यमी भाई, और आज की एक्सपर्ट स्पीकर निष्ठा सिंह, आप सभी को मेरा अभिनंदन, प्रणाम। दोस्तों, कई बार मन में विषय उठता है कि कार्बन क्रेडिट है क्या। कई सारी चीजें हम, अभी हमारे महासचिव महोदय ने कहा कि हमारी
लागत में कमी भी हो सकती है और इससे अर्निंग भी हो सकती है। ये सुनते तो हम काफी सालों से आ रहे हैं, लेकिन इस विषय पर आज आपके समक्ष निष्ठा जी क्या क्या कैसे हम अपनी लागत को कम करते हुए और अर्निंग बढ़ा सकते हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, आपको संक्षिप्त में बताएंगी। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, हम सबके संज्ञान में होगा कि यूरोपियन यूनियन ने सीबैम स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत हम लोग वहां पर एक्सपोर्ट वही लोग कर पाएंगे जो ये जो क्रेडिट पॉलिसी है, क्रेडिट कार्बन की डिटेल्स है, इसके मानकों को, इसके स्टैंडर्ड्स को, इसके स्पेसिफिकेशंस को हम जब फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग एक्सपोर्ट वाली लिस्ट में से उनके कट होते चले जाएंगे। आज जरूरत है बदलते समय के साथ अपने को हमें अपग्रेड करने की। रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। लगभग पीछे जब मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ पर सेंट्रल ऑफिस में, तो उसमें निष्ठा ने बताया था कि कितने हजार करोड़ का मार्केट अगले 5 साल में अवेलेबल है। उस हम लोग सुबह से शाम तक अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज को कई बार मिस कर जाते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मेरा मानना है हमें ट्रैप करना चाहिए। एक समय था जब सेलुलर क्रांति आई, 3G और 4G और 5G, इन इंडस्ट्रीज में या इस उसमें जो भी MSME लगा, उसने अपने आप को 100%, 1000% ग्रोथ किया। आज जरूरत है इसको समझने की। मैं ज्यादा बात न करते हुए निष्ठा से ही मैं आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और आलोक जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया, और बात आती है कि कार्बन क्रेडिट्स है क्या, और सभी लोग पूछते हैं कार्बन क्रेडिट्स है क्या। तो उसके लिए आज हमारे बीच हमारी एक्सपर्ट स्पीकर निशिता सिंह जी, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। उनका शायद वीडियो अभी ऑन नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने अपनी जितनी PPT है वो लखनऊ शेयर करी हुई है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात आज हम सबको बताएं कार्बन क्रेडिट्स है क्या, और कैसे हम इस कार्बन क्रेडिट से अपनी लायबिलिटीज भी खत्म कर सकते हैं, और कैसे हम उससे अपना इनकम भी कर सकते हैं, अपनी जनरेशन भी कर सकते हैं। निशिता जी। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू नीरज सर इंट्रोडक्शन के लिए। आराध्या स्लाइड्स शेयर कर रही है। सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे कि नीरज सर ने बोला कि सीबैम जो यूरोपियन यूनियन लेकर आ रहा है, उसके उसे काउंटर करने के लिए अब यहाँ पे इंडिया में कार्बन प्राइसिंग जरूरी हो गई है। आराध्या, अगर आप सेकंड स्लाइड शेयर करेंगे प्लीज। तो ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? यूरोपियन देश जो है और जो दूसरी वेस्टर्न देश हैं जो डेवलप्ड हैं, उनका हिस्टोरिकली उन्होंने ही एमिशन ज्यादा करी है। जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने एमिशन ज्यादा करी हैं, और इसीलिए इन्होंने ही जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है, जिसका एक्सटेंशन सीबैम है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लाए अपने यहाँ। उसमें क्या होता था कि उन्होंने कुछ सेक्टर्स निकाले, जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया। उन्होंने ये सेक्टर्स निकाले और उनको टारगेट दे दिया कि अब आप इतने ही एमिशन, उसमें जो कंपनीज थी उनको बोला कि अब आप इतना ही एमिशन कर सकते हैं। उसको मॉनिटर करने का स्टैंडर्ड MRV सिस्टम है। तो उसके अकॉर्डिंग ही कंपनीज एमिट कर सकती थी। और जैसे अगर मैं एक कंपनी हूँ और मुझे ज्यादा एमिट करना है, जितना मुझे कोटा मिला है उससे ज्यादा, तो मुझे फिर वो खरीदना पड़ेगा। या तो मैं वो गवर्नमेंट से खरीदूंगी, और नहीं तो मैं उसको दूसरी कंपनी से खरीदूंगी। तो इसका इस ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि ये
सबको समझ आने लग गया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपदाएं आ रही हैं, जैसे फ्लड हो गया या ड्रॉट हो गया या फॉरेस्ट फायर हो गया, उसकी वजह से सरकार को नुकसान होता है। जैसे अभी वायनाड में जब आपदा आई तो उससे सरकार का नुकसान होता है, उससे एक्सचेकर का पैसा जाता है। तो लेकिन क्लाइमेट चेंज जो चीजें कर रही हैं, जो एमिशन कर रहा है, उस पे कोई कॉस्ट नहीं है। तो एक तरीका निकालना था सरकार को, जो वेस्टर्न कंट्रीज की सरकार है, कि जिससे हम एमिशन का कॉस्ट अपने प्रोडक्शन के कॉस्ट के स्ट्रक्चर में ला पाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कार्बन पे प्राइस लगाना शुरू कर दिया। प्राइस होता है पर टन ऑफ CO2। तो 1 टन CO2 इज 1 क्रेडिट या वहां पे अलाउंस कहते हैं यूरोप में, तो 1 अलाउंस वो 1 टन ऑफ CO2 होता है और उस पे प्राइस होता है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो कंपनीज हैं उनका भी डीकार्बनाइजेशन गोल, इंडिया की इंडिया ने बोला है कि वो 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो मतलब कि इंडिया से कोई एमिशन नहीं होगा। तो सरकार ये चाहती है कि जो कंपनीज हैं वो भी इंडिया के NDC के थ्रू के जैसे ही अपने टारगेट सेट करें। और चौथी चीज जो सरकार चाहती थी वो ये चाहती थी कि जो ये लो कार्बन लो एमिशन टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कंपनियां इन्वेस्ट करें। आराध्या नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी अलग अलग तरीके की कार्बन क्रेडिट्स होते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि जैसे पैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मनी है, तो इक्विटी अलग चीज होती है, लोन अलग चीज होती है, बॉन्ड्स अलग चीजें होती हैं, वैसे ही कार्बन क्रेडिट है तो एक कमोडिटी वो, लेकिन जो वो डिफरेंट मार्केट्स में है उसका मतलब अलग होता है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है इंटरनल कार्बन प्राइस। इंटरनल कार्बन प्राइस ये होता है कि जैसे आप बिजनेस हैं और आपको ये लगता है कि अगले 10 साल में ऐसा कुछ रेगुलेशन आएगा जिससे कि अगर आपकी एमिशन ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा। तो आपने क्या किया कि आपने आज से ही एक शैडो प्राइस, मतलब एक बोलने के लिए अपने उसमें लगा दिया प्राइस कि आज मैं ये सोच रहा हूँ कि 100 रुपए है पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइस। तो उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि आप प्लान कर सकते हैं, स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी से आपको नुकसान हो रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी आपको चेंज करनी है। तो जैसे इंटरनल कार्बन प्राइस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा यूज करता है इसे अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए और ये सोचने के लिए कि कौन से प्रोसेसेस उनको अपने कंपनी से निकाल देने हैं। दूसरा है वॉलेंटरी ऑफसेट मार्केट, जो अभी हम बात कर रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी है और दूसरे तरीके के, जैसे लोग पेड़ लगाते हैं या जंगल लगाते हैं, उससे उसके भी मेथड होता है काउंट करने का कि उससे एमिशन कितनी रुक रही है। तो उससे क्रेडिट हम ऑफसेट जनरेट करते हैं। जैसे अगर आपने क्या किया कि आपने एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाया, तो आपको ये दिखाना है कि इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट से इतनी एमिशन कम हुई है, और वो भी आपको पर टन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ही दिखाना होगा। और फिर वो पर टन क्रेडिट आपको मिल जाएगा जो कि आप मार्केट में बेच सकते हैं। तीसरी जो मार्केट है वो भी इसी तरह की ऑफसेट मार्केट है, इसको ऑफसेट कहते हैं। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस की मार्केट है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर यूरोप है तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे अगर आप एमिशन कम करेंगे तो वहां पे जो एमिशन कम करने के ज्यादा पैसे लगते हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, उनको अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। हमारे पास स्कोप है तो हमारे पास अभी भी वो चीपर ऑप्शंस हैं जिससे हम एमिशन कम कर सकते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोप की कुछ कंट्रीज हो गई, वो क्या करते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे प्रोजेक्ट जिससे एमिशन कम हो रहा है वो फंड करते हैं। तो वो उसको पैसा देंगे तो वो एंड में बोलेंगे कि ये जो एमिशन रिड्यूस हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। तो
वो एमिशन रिडक्शन वो यूरोप की कंट्री जिसने फंड किया है उसके पूरे एमिशन के इन्वेंट्री से जाएगा। तो इसमें क्या है कि क्योंकि यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में सारी कंट्रीज ने अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, अपने टारगेट्स दिए हुए हैं, तो अगर वो बाकी चीजों से अपने टारगेट्स नहीं मीट कर पाते हैं तो वो ऑफसेट मार्केट से करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में वो ऑफसेट मार्केट खोल के। जो चौथी चीज है वो है, और ये सारे क्रेडिट्स हमें समझने पड़ेंगे कि ये अलग मार्केट्स हैं। पहला तो वो इंटरनल कंपनी का ही है, पर जो वॉलंटरी ऑफसेट मार्केट है और जो यूएन वाला ऑफसेट मार्केट है, ये दोनों अलग मार्केट है। जो तीसरा है वो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये हो गया सीबैम। तो ये क्यों फर्क है? ये इसलिए फर्क है क्योंकि जो ऑफसेट मार्केट है ये वॉलंटरी है, मतलब ये आप कर सकते हैं, आपको फायदा होगा, वो एक चीज है। लेकिन जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये कंप्लायंस है। जैसे नीरज सर ने बोला कि अगर आपका एमिशन ज्यादा है और आपको यूरोप में वो सामान बेचना है, तो जैसे अगर कोई स्टील प्रोड्यूसर है, वो यूरोप में है, यूरोप में पर टन ऑफ CO2 का प्राइस है $80। $80 वहां का जो प्रोड्यूसर है वो पे कर रहा है। तो अगर यूरोप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म नहीं लगाएगा तो उनकी जो कंपनीज हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी। मतलब, और तो उससे क्या होगा कि जैसे अगर स्टील की कंपनी हो गई या एल्यूमिनियम की कंपनी हो गई, ये अपना प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में भेजने लगेंगे जहाँ पे ऐसे रेगुलेशंस नहीं है, जहाँ पे सस्ता है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कार्बन का प्राइस नहीं है उसमें। तो यूरोप ये नहीं चाहता है कि उनकी कंपनीज अपने प्रोडक्शन कहीं और शिफ्ट करें। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी एक्सपोर्ट करेगा और जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर उतना ही कार्बन प्राइस देगा जितना हम यहाँ पे दे रहे हैं, जहाँ जितना हमारे कंपनीज यहाँ पे दे रही हैं। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब तो 2026 से पहले वो लगाना शुरू करेंगे और फिर वो इंक्रीमेंटली बढ़ता चला जाएगा। मतलब पहले 2.5% है मेरे ख्याल से, और फिर 5%, और 2034 तक 2026 से 2034 तक फिर वो 100% आपको अपने एक्सपोर्ट पे कार्बन प्राइस देना होगा। जो उसके बाद है वो है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स ये होता है कि गवर्नमेंट ये बोल देती है कि आपके एमिशन पे आपको इतना पैसा देना है। मतलब बेसिकली अगर मैंने 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया है तो मुझे पर टन $10 देना है। तो मतलब इसका मतलब कि मुझे हर साल, मतलब ये वैसी चीज हो गई कि हमने नॉर्मल जैसे GST हो गई, वैसे हमने एक टैक्स, एब्सोल्यूट टैक्स लगा दिया कि आपने इतनी एमिट किया है तो आप इतने पैसे दीजिए। तो इसमें ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो कि अभी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में हम बात करेंगे वो है। तो उसके बाद वाला जो तरीका है वो है डोमेस्टिक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो मैंने यूरोपियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की बात की थी, उसमें ऐसा होता है कि सरकार क्या करती है कि कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेती है, जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम, जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, सीमेंट, उनको आइडेंटिफाई करके सरकार ये बोलती है कि हर हर एक कंपनी का अपना एक टारगेट होगा, और अगर आप वो टारगेट मीट कर रहे हैं तब ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो तो आपको फिर वो खरीदना पड़ेगा। अगर आप ओवर अचीव कर रहे हैं, जैसे अगर आपको 100 का टारगेट था पर आपने 90 ही किया है, तो आपके पास 10 क्रेडिट एक्स्ट्रा होंगे जो कि आप बाजार में बेच सकते हैं। ये बहुत सिमिलर है पैट स्कीम के, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम के, जैसे वहां पे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स होते थे, वैसे ही यहाँ पे सरकार बोल रही है कि कार्बन क्रेडिट्स होंगे। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स में सिर्फ एनर्जी होती थी जो कैलकुलेट होती थी, पर यहाँ पे सारे एमिशन, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस एमिशन वगैरह सब इंक्लूडेड होगा। तो अब कोई भी गवर्नमेंट ये सारी चीजें
जब डिसाइड करती है कि उन्हें क्या करना है, कैसे रूल्स बनाने हैं, वो सब डिसाइड होते हैं इन सारे फैक्टर्स की वजह से कि यूएन में हमने क्या बोला हुआ है, हमारे नेशनल डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी ग्रोथ की क्या डिमांड है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हैं, कंपनीज के पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं जिससे वो एमिशन कम कर पाए, और कंपनी की बाकी सारी क्या स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें देख के सरकार अपने रेगुलेशन बनाती है। जैसे हमारा जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम जो सरकार प्लान कर रही है, वो इंटेंसिटी बेस्ड है। इंटेंसिटी बेस्ड मतलब वो ये बोलेंगे कि आप पर केजी ऑफ, जैसे अगर आप स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप अगर आपका पर केजी स्टील आप इतना ही एमिट कर सकते हैं एमिशन। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे यूरोप है, वहां पे एब्सोल्यूट टारगेट होता है, वो टन में बताते हैं कि आप 200 टन ही कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वो बोल रहे हैं कि अच्छा अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से आप एमिट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि यूरोप डेवलप्ड है, उनकी जो इंडस्ट्री है वो भी डेवलप्ड है, उनकी ग्रोथ अब मतलब वो हो चुकी है, अब स्टैग्नेट हो चुकी है। लेकिन इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसीलिए सरकार एब्सोल्यूट टारगेट्स नहीं दे सकती है। एब्सोल्यूट टारगेट्स देगी तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है, इसीलिए सरकार ने इंटेंसिटी बेस्ड टारगेट रखा है। आराध्या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो अब हम ऑफसेट मार्केट देखते हैं। ऑफसेट मार्केट वो है जिसके बारे में इंडिया में बहुत एक्सपीरियंस है। हमने जब से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया है तब से इंडिया में बहुत सारा एक्सपीरियंस है ऑफसेट मार्केट। ऑफसेट मार्केट में बस ये होता है कि एक प्रोजेक्ट, सबसे पहला तो ये वॉलंटरी मार्केट होता है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या कोई भी कंपनी है, उन्होंने ये बोल दिया कि अ, हम अपनी एमिशन जीरो कर लेंगे 2035 तक। तो अब वो 2035 तक जीरो मतलब वो नेट जीरो बोलेंगे। तो नेट जीरो बोलेंगे मतलब कि वो सारी अपनी एमिशन खत्म नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे कि जो कुछ तो वो कम करेंगे, जो नहीं कम हो पा रही है, जो कि कम एकदम ऑपरेशन में एकदम कम एकदम जीरो हो जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो उसमें क्या करेंगे कि बची हुई एमिशन के लिए वो उसको ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट मतलब कि वो ये क्रेडिट्स खरीदेंगे जो कि जो कि किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट से आए होंगे, वो ऑफसेट जहां पे जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उसने प्रूव कर दिया है कि हमारे इस प्रोजेक्ट से एमिशन रिड्यूस होता है। और वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, वो आरी का प्रोजेक्ट हो सकता है, तो बेसिकली वो कंपनी यही बोल रही है कि हम क्योंकि यहाँ पे एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट फंड कर रहे हैं तो इसीलिए इसका मतलब कि हमारी पूरी मतलब हमारा जो एमिशन है वो भी नीचे जा रहा है। तो ऑफसेट प्रोजेक्ट्स के 3 बहुत जरूरी रूल्स होते हैं। अगर ये रूल्स नहीं फॉलो होते हैं, जैसे अगर 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 हम ये रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो क्रेडिट निकल के आ रहा है, जो ऑफसेट निकल के आ रहा है, वो लो क्वालिटी का होगा। अगर वो लो क्वालिटी का होगा तो उसका प्राइस मार्केट में कम होगा। ऑफसेट में ये होता है कि जो अलग अलग ऑफसेट होते हैं मार्केट में उनका प्राइस अलग होता है, और उसका प्राइस उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखा सकते हैं कि आपने जो क्वालिटी ऑफसेट की जेनरेट की है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। तो वो जो 3 सबसे जरूरी रूल्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है एडिशनैलिटी। एडिशनैलिटी में आपको ये प्रूव करना होता है कि अगर कार्बन क्रेडिट मार्केट ना हो, अगर ऑफसेट मार्केट ना हो तो ये प्रोजेक्ट होता ही नहीं। अब ये प्रूव आप कैसे करेंगे कि ये प्रोजेक्ट होता है? इसका मतलब कि इससे पैसा कमाना मुमकिन ही नहीं है अगर ऑफसेट मार्केट से हमें एडिशनल पैसे ना मिले तो उसमें आपको ये दिखाना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनेंशियली पैसे नहीं बना रहा। इसीलिए पहले क्या होता था कि आरई प्रोजेक्ट्स को एडिशनल मानते थे क्योंकि सोलर विंड ये सब महंगा होता था। पर अब जैसे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं वैसे आरई प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनैलिटी प्रूव करनी थोड़ी मुश्किल हो गई है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये
कि अगर आप उससे जनरेट कर भी पा रहे हैं ऑफसेट, तो उसका प्राइस आपको मार्केट में बहुत कम मिलता है, क्योंकि आरई के प्राइसेस अब नीचे चले गए हैं। तो एडिशनैलिटी में फिर दूसरी चीज ये आ जाती है कि अगर रेगुलेट हो जाए, अगर रेगुलेशन सरकार बोल दे कि आपको ये करना ही है, जैसे आप हो सकता है आप अपने फैसिलिटी में कोई, जैसे मीथेन हो गया, उसको रिसाइकल करते हो, उससे एमिशन कम होता है, उसको आप दिखा सकते हैं और उससे आप ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को सरकार बोल दे कि ये मैंडेटरी है, कि आपको करना ही है, तब आप उसमें ऑफसेट नहीं दिखा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से रेगुलेशन नहीं आनी चाहिए कि ये करना जरूरी है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ऑफसेट ये एडिशनैलिटी प्रूव करने के लिए। जो दूसरी चीज है जो बहुत जरूरी है वो है कि आपका जो बेसलाइन है, तो ऑफसेट कैसे क्रिएट होगा कि अगर हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा एमिशन इतना कम हो रहा है, तो कम होने के लिए हमें सबसे पहले ये दिखाना होगा कि अगर हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो कितना एमिशन है। जैसे अगर हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एमिशन 200 टन है, हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एमिशन 100 टन है। तो इसमें जो हम ये जो बेसलाइन दिखा रहे हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कितना एमिशन है, वो एस्टिमेट हमें जितना कम हो सकता है उतना कम रखना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हमने एस्टिमेट कर दिया कि 200 टन है, लेकिन एक्चुअली अगर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा होता तो जो खर्चा, वो जो एमिशन होता वो 150 टन होता। तो जो 50 जो हमें ऑफसेट मिले हैं वो हमारे बोगस ऑफसेट हो गए। वो वो बोगस ऑफसेट हो गए, कल को किसी जर्नलिस्ट ने, किसी ने वो पकड़ लिया तो फिर मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो आपके ऑफसेट की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि जो हमारा एमिशन रिडक्शन है वो परमानेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, जैसे ये प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा आती है। अगर अगर आज किसान कोई एक तरीका अपना रहे हैं जिससे कि जैसे राइस के उपज में मीथेन एमिशन होता है, तो उसको अलग करने के तरीके हैं जिससे कि एमिशन कम हो जाए। लेकिन अगर वो 2 साल 2 साल एक अच्छी टेक्निक यूज करते हैं, पर तीसरे साल अगर वो वापस से पुरानी टेक्निक यूज करने लगे तो वो जो सारी एमिशन जो उन्होंने बचाई थी वो सारी वापस आ जाती है। या जैसे अगर किसी ने बोला कि हम फॉरेस्ट से ऑफसेट जनरेट कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट में आग लग जाती है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो आग ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है। तो अगर फॉरेस्ट में आग लगेगी तो वो सारा एमिशन एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इसका मतलब कि जो अभी तक पैसे दिए थे ऑफसेट के लिए बायर्स ने, जैसे अगर वो माइक्रोसॉफ्ट हो गया या कोई और कंपनी हुई, तो वो बोगस हो गया। वो उस ऑफसेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ऑफसेट। तो इसीलिए ये 3 प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफसेट्स कई बार लोग भी खरीदते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एयरलाइंस ऑफसेट बेचती है। तो जैसे अगर आपने एक फ्लाइट ली तो आपकी एयरलाइन बोलेगी कि आपका इतना एमिशन हुआ, फ्लाइट का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आप ऑफसेट कर लीजिए, आप आप ऑफसेट खरीद लीजिए। तो वैसे इंडिविजुअल भी ऑफसेट खरीदते हैं, कंपनीज भी खरीदती हैं। और अगर यूएन वाली मार्केट हो तो तो कंट्रीज भी एक दूसरे से ऑफसेट खरीदती हैं। और इसी में फिर वो बात आ गई कि आराध्या नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो अब ये ऑफसेट मार्केट जो है, एक तो वॉलंटरी है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं और वो बना रहे हैं और वो ऑफसेट बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं। दूसरा कंप्लायंस मार्केट आ गई। तो इसमें अब देखिए जो आने वाली मार्केट है आर्टिकल 6.2 और आर्टिकल 6.4 मार्केट। आर्टिकल 6.2 मार्केट ये है जहाँ पे 2 कंट्रीज एक साथ आ सकते हैं और एक अपना अग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं कि कैसे वो डिवाइड करेंगे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी और ये सब, और वो एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जिससे ऑफसेट जनरेट होगा और फिर वो एक दूसरे में बांट लेंगे वो।
तो जैसे इस टाइम पे हम जापान के साथ अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो जापान क्या कर रही है, जापान चाह रही है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करें, या जापान के फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं जो वो कर रहे हैं, वो अपना जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये काम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 6.2 वो मार्केट हो गई, वो भी इस टाइम पे डेवलप हो रही है, वो भी कार्बन क्रेडिट मार्केट है। जो दूसरी मार्केट है वो आर्टिकल 6.4 मार्केट है। 6.4 मार्केट यूएन जैसी है, वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसी है, और उसमें यही होगा कि अलग अलग कंट्रीज ट्रेड कर सकती हैं अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन अचीव करने के लिए। आराध्या नेक्स्ट स्लाइड। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ये हमने बात की। ये अच्छा, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम जो है हमारा, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और जो कि सर ने बताया, नीरज सर ने बताया, सीबैम हम इसी चीज से काउंटर करेंगे। ये कंप्लायंस मार्केट होगी, इसमें गवर्नमेंट आप टारगेट देगी, आपको वो टारगेट अचीव करना है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रेड करेंगे। जैसे इस केस में जो लेफ्ट वाली कंपनी है वो अपना टारगेट अचीव कर रही है, तो उसके पास एक्सेस क्रेडिट्स होंगे, और जो राइट वाली कंपनी है वो नहीं कर पा रही है तो वो ट्रेड करेंगे, और जो डिमांड सप्लाई होगा मार्केट में उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट होगा मार्केट का। इसका पूरा मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन सिस्टम होगा। तो अभी जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है वो ये कर रही है कि जैसे अगर यूरोप में सीबैम देना है तो यूरोपियन अथॉरिटीज को पहले मानना पड़ेगा कि जो इंडिया मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन कर रही है एमिशन का, वो उनके स्टैंडर्ड में खरा उतरता है। तो उनको परमिशन चाहिए यूरोपियन यूनियन, और सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, अब तो यूएस अपना सीबैम ला रहा है, यूके ला रहा है, ऑस्ट्रेलिया ला रहा है, जापान ला रहा है। मतलब अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हम धीरे धीरे एक ग्लोबल कार्बन प्राइस की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे अगर ये अलग अलग कंट्रीज अपने कार्बन प्राइस लाने लग जाएंगी तो अल्टीमेटली ये होगा कि अब हमारे पास एक ग्लोबल कार्बन प्राइस है, वो प्राइस आपको पे करना ही पड़ेगा। अब जहां पे भी इंडिया बोल रहा है कि वो भी अपना सीबैम लाएगा ताकि हमारे पास भी जो इंपोर्ट आ रहा है उसमें हम पैसा कमा पाए। तो ये वही चीज है कि एमआरवी के थ्रू, अलग अलग एमआरवी के थ्रू ये आप पहले आप ये निकालेंगे कि आपकी एमिशन कितनी है, और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे। आराध्या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसमें बस ये है कि अगर दो एंटिटीज हैं, एंटिटी ए और एंटिटी बी, और कार्बन प्राइस जो है वो मार्केट में $80 है, तो एंटिटी ए है, उसको एमिशन मिटिगेट करने में $60 लग रहा है, और एंटिटी बी जो है उसको एमिशन मिटिगेट करने में $100 लग रहा है। और अगर मार्केट में प्राइस $80 है तो एंटिटी और अगर एंटिटी बी को कंप्लाई करना है तो वो मार्केट से खरीदेगी, वो रिड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट से खरीदना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और जो एंटिटी ए है वो रिड्यूस करेगी, क्योंकि उसके लिए रिड्यूस करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो हर टन जो रिड्यूस करेगी उससे $20 कमा लेगी। तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से ये होता है, जो कि कार्बन टैक्स से नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कंपनीज को कि उनको कब एमिशन रिड्यूस करना है। अगर टैक्स है तो वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जैसा एक सिस्टम लाते हैं तो वहां पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप रिड्यूस करेंगे, कि आप मार्केट से खरीदेंगे, कि आप गवर्नमेंट से खरीदेंगे। और ये इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज होती है। आराध्या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब इंडिया का जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है जो आ रहा है, उसमें 3 पार्ट है। एक तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम हमने बात करी, वो क्रेडिट बेस्ड है। तो दूसरे जो कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप है,
यूरोप में क्या होता है कि वो साल के शुरू में ही बता देते हैं कि आपका इतना टारगेट है, तो वो आपको अलाउंस दे देते हैं, परमिट। तो साल के एंड में जितना आपका एमिशन होता है उतनी आप अलाउंस गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं। लेकिन जो इंडिया का सिस्टम है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि आप साल भर ट्रेड भी कर रहे होते हैं। अब आपका एक ट्रेडिंग डेस्क है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेडिंग डेस्क है, जितनी आपकी एमिशन हो रही है उसके हिसाब से वो ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी होती है पूरे साल। जो इंडिया डिजाइन कर रही है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, उसमें क्या होगा कि इंटेंसिटी बता दी जाएगी साल की शुरुआत में कि आप अगर 1 kg कुछ बना रहे हैं तो उसका एमिशन आपका उतना होना चाहिए। एंड में जाके साल के एंड में आपका मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद अगर आपने कम एमिट किया है, जितना आपका टारगेट था उससे कम एमिट किया है, तो सरकार आपको क्रेडिट इशू करेगी। वो क्रेडिट इशू होने के बाद अगर कोई कंपनी है जिसने ज्यादा एमिट कर दिया है, वो ट्रेड होगा 2 कंपनीज के बीच में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें साल भर ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी, इसमें उसी टाइम हो रही होगी जिस टाइम पे जब साल के एंड में MRV वगैरह सब हो चुका है। तो वैसे ये मार्केट इसीलिए हो सकता है कि उसमें लिक्विडिटी इश्यूज आए, क्योंकि क्योंकि ये ट्रेडिंग मतलब ये क्रेडिट बेस्ड ट्रेडिंग है, मतलब ऐसे सिस्टम बहुत कम है ग्लोबली। जो दूसरा पार्ट है वो ऑफसेट मार्केट है, वो भी अभी अभी अच्छा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये देख रही है, और अभी इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स यूज होंगे ऑफसेट मार्केट में, वो कैसे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनका मेथडोलॉजी क्या होगा, ये सब अभी वो उन्होंने नहीं डिसाइड किया है। अभी वो प्रोसेस में है ये डिसाइड करने के। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, उसमें वो काफी आगे तक अब बात चल रही है। जो आर्टिकल 6 मार्केट है, 6.2 और 6.4 जो मैंने बात करी कि आर्टिकल 6.2 वो है जिसमें 2 कंट्रीज साथ आके एक अग्रीमेंट बना सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। 6.4 CDM मार्केट की तरह, ऑफसेट मार्केट की तरह। इसमें ज्यादा काम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कर, उनके नेगोशिएशन चल रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम अगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें तो हमें उसका एक्सपोर्ट मार्केट मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल से बनेगा, तो MNRE ये नेगोशिएशंस कर रही है। आराध्या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसका नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो पहले हम इसमें बात करेंगे जो अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। अभी मैं फिर अब एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की बात करूंगी कि ये कैसे डिफरेंस होते हैं। तो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक्चुअली। मैम, हमारी एक एनवायरमेंटल लेबोरेटरी है, हम्म NABL एक्रेडिटेड मेरठ में, और हम्म जिसमें कि हम लोग सोलर एनर्जी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस में। हम्म तो मैम अब जैसे इसमें बात हुई कि मैं कंटिन्यू करती हूँ प्रेजेंटेशन। आपका क्वेश्चन आप फिर से पूछ सकते हैं जब वापस आए तो। हेलो, हाँ जी। यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन सॉरी बीच में रह गया था। तो हम्म मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जब इसको लेके आएगी तो हाँ इसमें इंटेंसिटी फिक्स कर देगी। तो हाँ मैम अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें जनरली स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3 में जब भी वो कंपनी रिपोर्ट करती हैं वो डेटा बहुत डिसरप्ट फॉर्म में होता है मैम। हम्म और इससे रिलेटेड कुछ लोग अपनी कार्बन क्रेडिट बढ़ाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि डेटा फॉल्स दे दें। तो मैम हम्म इसकी जांच के लिए कुछ मैकेनिज्म गवर्नमेंट प्लान करेगी या ये अभी अंडर प्रोसेस में है? मेरा ये मेन क्वेश्चन था मैम। जी। तो अभी जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है ना, उसमें स्कोप 3 नहीं है, उसमें स्कोप 1 और स्कोप 2 है। ओके मैम। ठीक है।
तो स्कोप 1 और स्कोप 2 है, एक ये है, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर जो मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन का होगा वो तैयार कर रही है। यस मैम। तो उस ओके मैम। तो बेसिकली आपका जो कंप्लायंस साइकिल है जब वो खत्म होगा तो उसके बाद आपको 4 महीने का टाइम दिया जाएगा रिपोर्ट करने के लिए। उसमें ऑडिटर होंगे, वेरीफायर्स होंगे, और उसके बाद ये इंश्योर करने के लिए कि कोई कुछ भी नहीं दिखा रहा है, उसके लिए पेनाल्टी वगैरह भी लगाएगी गवर्नमेंट। तो वो सारी चीजें हैं। अब वो है कि अगर आप पार्ट हैं सीसीटीएस के, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम के, तो आपको वो सब करना होगा। पर अगर आप नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जी। तो फिर शायद गवर्नमेंट सोचेगी कि किस तरीके से आपको इसमें इंक्लूड किया जाए। ओके एंड मैम एक क्वेश्चन और था मेरा कि अगर कोई इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी की कोई फर्म अगर है हम्म और वो कार्बन ऑफसेटिंग मार्केट में ट्रेड करना चाहती है, मतलब कि वो कार्बन की ट्रेडिंग खरीद के और बड़ी कंपनीज को बेचना चाहती है मैम, हम्म तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट का प्रोसीजर है या वो सेम कंपनी में भी उस स्कीम को ऐड ऑन कर सकता है, या आई मीन उसके लिए अलग से कुछ परमिशन लगेगी? एक मेरा क्वेश्चन ये है मैम। अ, अगर आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी हैं तो जी आप देखिए, जैसे ऐसा होता है, जैसे अगर मैं कोई कंपनी हूँ, मेरे ऑपरेशन में अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कैसे ऑफसेट खरीदने हैं, तो जी उसका एक तरीका ये होता है कि मैं पहले ये सोचूं कि मेरे ऑपरेशन से, जैसे मैं ऑफसेट तभी खरीदूंगी जब मुझे अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में अपने कस्टमर यस को मैम। दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, है ना। यस मैम। फिर मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे ऑपरेशन से जैसे सोशली ये इम्पैक्ट हो रहा है, एनवायरमेंटली ये इम्पैक्ट हो रहा है, और जी उसी के हिसाब से मैं ऑफसेट खरीदूंगी। तो जैसे अगर मेरे ओके। प्रोजेक्ट में, मेरे काम से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जैसे, तो मैं जी फॉरेस्ट ऑफसेट्स में इन्वेस्ट करूंगी। अगर मेरे ओके। काम से बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है तो मैं हो सकता है आरई में इन्वेस्ट करूं। तो ओके। एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज जो हैं वो ये एडवाइस कर सकती हैं कंपनीज को कि आप कौन से ऑफसेट मार्केट में, कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा आपकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए। तो कंसल्टेंसीज यहाँ ओके यहाँ मैम। काम आ सकती है। लेकिन बाकी अगर किसी को ऑफसेट्स खरीदने हैं तो वो अलग अलग जगह अवेलेबल हैं, वेरा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये सारी जो वेरिफिकेशन कंपनियां हैं ये ऑफसेट्स ऐसे ही बेचती हैं। ओके मैम एंड ऑल्सो मैम, अगर ये स्कोप 1 एंड स्कोप 2 अगर रिपोर्ट करना होता है तो ये बहुत महंगा प्रोसेस होता है रिपोर्ट करना कंपनी के लिए अपनी, और हम्म सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जनरली बड़ी बड़ी कंपनी ही पब्लिश करती हैं जिनका हम्म टर्नओवर और जिनका रेवेन्यू लाखों करोड़ों में होता है मैम। हम्म। तो मैम ये एमएसएमई सेक्टर में मतलब कैसे करेगा नॉर्मल आदमी, क्योंकि ये तो काफी महंगा प्रोसेस है मैम कि अपना एमिशन की इंटेंसिटी कैलकुलेट कराना और फिर वापस से उसको रिपोर्ट करना और फिर उसको पब्लिश करना, कई बार कंपनी एक्सटर्नल वेरिफिकेशन भी मांगती है। तो मैम इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी, इसका प्राइस कम या कुछ इस तरीके का? अम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी जो प्रपोजल है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम का, उसमें एमएसएमईज नहीं है। लेकिन अगर ओके। आप एक्सपोर्टर हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ओके गवर्नमेंट, मैम। क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। तो यस अब मैम। का ये तरीका है, जो दूसरा तरीका ये है, और जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ग्लोबली कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं कि वो अपने एमिशन, जैसे एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, वो अपने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, काफी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और वो फिर उन लोगों को दे रहे हैं जिनको जरूरत है, जैसे, और उसमें एमएसएमईज आते हैं, क्योंकि एमएसएमईज को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर गवर्नमेंट अपने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से पैसे जनरेट कर पाएगी तो वो एमएसएमईज को सपोर्ट कर पाएगी, वो उन हाउस होल्ड्स को, जैसे अगर थर्मल पावर प्लांट्स आ गए हमारे सीसीटीएस के अंडर और पावर का प्राइस बढ़ गया, तो वो ऐसे हाउस होल्ड्स को सपोर्ट कर सकती है जिनको फर्क पड़ेगा इस चीज से। तो इसीलिए इसीलिए एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से या एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम से जरूरी है कि हम रेवेन्यू जनरेट करें,
जो कि हम वापस उन्हीं चीजों में डालें जिससे हम जिनको लोअर एमिशंस की तरफ जाना है उनको सपोर्ट करना है, तभी ये सिस्टम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। मैडम मैं आप इन्हीं के क्वेश्चन को आगे रिपीट करता हूँ, बढ़ाता हूँ, जी क्योंकि जैसे अभी जैसे ईपीआर का गवर्नमेंट ने लागू करा, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी है कि प्लास्टिक जो पैकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी एक रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दी उन्होंने, और उसके साथ में उसके सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो गए। तो बेसिकली क्या है, जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है उसको कैसे पता चलेगा कि हम कार्बन कितना एमिट कर रहे हैं और हमको अपने कार्बन क्रेडिट्स कितने करने हैं, प्लस हमको उस कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करने के लिए या हमको उसकी हैंड होल्डिंग कराने के लिए हम अपने कार्बन क्रेडिट्स कैसे बढ़ा सकते हैं या अपनी इंडस्ट्री में कार्बन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई अभी सिस्टम अडॉप्ट किया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको कब से इम्प्लीमेंट करने वाली है अपने इस कंट्री में, क्योंकि अभी तो क्रेडिट्स की बात तो हमारी सेकंड स्टेज पे आएगी। फर्स्ट तो ये आएगा कि पहले हमारा जो हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी असेसमेंट कैसे हो पाए। जी सर, जो ऑपरेशनली जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए तो जो मेथडोलॉजी है ये सब गवर्नमेंट लेकर आएगी। जी रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और ऑपरेशन मतलब अपने ऑपरेशंस में क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसमें क्या सपोर्ट मिल सकता है, वो अभी उसकी बात गवर्नमेंट नहीं कर रही है। लेकिन जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और उनके वर्कशॉप होते रहते हैं। अब वही है कि इस टाइम पे तो उनको क्रेडिटर जो ऑडिटर्स हैं जो वेरीफायर्स हैं उनको भी ट्रेन करना है, तो वो भी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी सिस्टम अब वो इम्प्लीमेंट करने का तो सोच रहे हैं अप्रैल 2025 से, वो कह रहे हैं 2025 में पहला कंप्लायंस साइकिल शुरू हो जाएगा। पर उसके लिए जो तैयारी है और ये सब है वो कर रहे हैं। पर हाँ मतलब मैं आपकी बात मान रही हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग, बिजनेसेस को ये बताना कि वो क्या कर सकते हैं, इससे कंप्लाई कंप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है जो ब्यूरो करेगा। मतलब वही है कि अब वो कब क्योंकि शुरू करेंगे। सबसे पहले तो एमएसएमई को ये बताना पड़ेगा कि आप कार्बन कितना बना रहे हो, कितना एमिट कर रहे हो, उसको जी कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में फिर उसकी कैसे हम जनरेशन करके एमिशन करके हम अपनी इंडस्ट्री को भी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, प्लस उससे हम आगे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। जी क्योंकि अभी जो हम जनरेशन की बात कर रहे हैं या जो एमिशन की बात कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिशन ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे को लगता है कि शायद अभी लेटर स्टेज के है। या हम अगर इस जो एमिशन बिजनेस है एज एन हम्म इंडस्ट्री इसको अगर अडॉप्ट करना चाहें, हमारे जो एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि हम्म आज के टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करके हम इस तरह के क्रेडिट्स को कोई इंडस्ट्री सेटअप करके या इसके एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म वो कैसे कर सकते हैं। सर वो तो फिर मतलब वो ऐसा है कि आप एज एन एसोसिएशन भी एक प्लान बना सकते हैं कि क्योंकि अब ये जो चीजें हैं जो हमने डिफरेंट तरीके के क्रेडिट्स की बात करी या कैसे जी कैसे जो मार्केट है, ये अब रियलिटी है। ये अब ऐसा नहीं है कि ये कल की बात है, हाँ ये ठीक है। आज की ही बात है। तो अब ये है कि हमें अगर रहना है, अगर हमें अप टू डेट रहना है, तो इसमें फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें अब से अभी से ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब या तो हम अपने लेवल पे रिसर्च करें और समझें कि हमारे सेक्टर में और क्या क्या हो रहा है। क्योंकि अब जैसे सीबैम आ गया, इंडिया में सीसीटीएस आ गया, ऑफसेट मार्केट तो चल ही रहा है। तो अब ये आज की ही बात हो गई। बस ये है कि हम अपने आप को कितना अपडेटेड रखते हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके ठीक है। जी अब आगे कुछ करिए। हाँ। तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो मैंने बात करी कि जो इंडिया में आ रहा है वो क्रेडिट बेस्ड है। मतलब कि कंप्लायंस पूरा एक साइकिल हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देगी। जो दूसरी कंट्रीज में होता है वो अलाउंस बेस्ड होता है कि आपको पहले जैसे यूरोप ने साल के शुरू में ही अलाउंस दे दिए, फिर आप ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से। कमोडिटी ट्रेडिंग जैसा होता है और उसी के हिसाब से अ, आप मार्केट प्राइस सेट होता है। हाँ रिद्धि।
Ma'am, I हेलो। have one concern हाँ। that I am particularly into solar energy market, the installation, commissioning, and the service with whole O&M and insurance to provide the customer from the very beginning to the very last to satisfy him at every step. So, being into solar energy, how can I get the credit, this benefit? Credit offsets. Green, yes, credit offset, green credits, and how can I get avail the benefits? So, a way to do it is to get in touch with companies like, for example, there is Enking International, EKI. You can, or there are other companies like there is South Pole. तो ये organizations क्या करते हैं, ये help करती हैं आपको कि आप अपने प्रोजेक्ट को तो आपका जो, जैसे अगर आपका सोलर प्लांट है तो वो एक प्रोजेक्ट है जिससे एमिशन रिड्यूस, तो ये जो कंपनीज हैं ये आपको हेल्प कर पाएंगी कि आप रजिस्टर करिए उस प्रोजेक्ट को. देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, वेरा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, एटसेट्रा. देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, आप उन पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आपको ऑफसेट्स मिलेंगे जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं, उसको उससे आपको एडिशनल रेवेन्यू मिल सकता है, पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट. Okay, ma'am, can you name some few of them popular so that I can just jot them down and work upon हाँ, that? so EKI is one, South Pole is one. You can go to websites like Vera and Gold Standard, VERRA और Gold Standard, और वहां पे जाके आपको प्रोसीजर वगैरह सब समझ आ जाएगा. Okay, thank you very much, ma'am. ओके, सो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में हम गवर्नमेंट कैन जनरेट रेवेन्यू जो कि फिर चैनलाइज हो सकता है सपोर्ट करने के लिए, जो मैंने बात करी वल्नरेबल स्टेक होल्डर्स को, उसमें एमएसएमईज भी आते हैं, उसमें वल्नरेबल हाउस होल्ड्स आते हैं, उसमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं जिनको क्रेडिट की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है. राधे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि जितने, अच्छा ये यूरोपियन मार्केट में, जैसे ये उन मार्केट्स में है, कोरिया में भी है, यूके में है, और भी बहुत सारी मार्केट्स में है. उसमें ये है कि जितने परमिट है मार्केट में उसमें कुछ तो हम फ्री दे देंगे, कुछ तो गवर्नमेंट फ्री दे देगी और कुछ अपने पास रख लेगी और उसको ऑक्शन करेगी, और उससे जो पैसे आएंगे, जो ऑक्शन रेवेन्यू से पैसे आएंगे, वो फिर अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट रिसाइकिल कर देगी. राधिया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अब इस प्रोसेस से, जो ये ऑक्शनिंग वाला प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट ये ऑक्शन कर रही है परमिट्स, उसके थ्रू यूरोपियन यूनियन ने अभी तक 206 बिलियन यूएस डॉलर कमा लिए हैं. और फिर उन्होंने अलग अलग फंड्स बनाए, तो जैसे उसमें एक है इनोवेशन फंड, इसमें एक एमएसएमई फंड भी है. तो इसमें क्या करना होता है आपको कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसको पिच करना होता है गवर्नमेंट को, उनकी पूरी एक पैनल होती है. अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है तो वो 60% आपका जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो आपको दे देते हैं, और एंड में आपको ये प्रूव करना होता है कि आपने अच्छे से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर वो आपको 100% फंड दे देंगे. जो दूसरा फंड है वो मॉडर्नाइजेशन फंड है, वो उन स्टेट्स के लिए है ईयू में जो कि वीकर स्टेट्स हैं, जिनको सपोर्ट की जरूरत है. और तीसरा उनका फंड है सोशल क्लाइमेट फंड, इसमें ये वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करते हैं. आराध्या, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सिमिलरली कैलिफोर्निया एक छोटा स्टेट है यूएस में, और उन्होंने आज तक 28 बिलियन यूएस डॉलर कमाया है, और उसके बाद उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है. मतलब बेसिकली एज अ गवर्नमेंट वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से हमारे प्रायोरिटी एरिया हैं और किस एरिया में हम फंड कर सकते हैं. आराध्या, नेक्स्ट स्लाइड. ये आरजीजीआई है और इसमें भी आज तक 7 बिलियन यूएस डॉलर जनरेट हुए हैं, और इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी, डायरेक्ट बिल असिस्टेंस, इन सब पे इन्वेस्ट किया है. इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये 7 बिलियन डॉलर जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है,
उससे 15 मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ है एनर्जी सेविंग में। तो लोगों को ही फायदा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारी जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पे एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, और बहुत सारी ऐसी एमिशन कंट्रीज हैं जो काम कर रही हैं टुवर्ड्स बिल्डिंग इट अप, जो कि इस लिस्ट में नहीं है। जैसे मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जो एशियन कंट्रीज जो नीचे लिखी हुई हैं, वो कंट्रीज अभी प्रोसेस में है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लाने के। और आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारी एनालिसिस ये बताती है कि इंडिया का जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है वो 1400 यूएस डॉलर, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जनरेट कर सकता है 2050 तक। उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, जैसे हमें अपने पावर मार्केट पे काम करने की जरूरत है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम के डिजाइन पे काम करने की जरूरत है, कैसे वो रेवेन्यू वापस हम चैनल करेंगे एमएसएमईज की तरफ, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये सब हमें काम करने की जरूरत है। पर ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है जिससे कि इंडिया सपोर्ट कर सकता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल जापान है, जापान में वो बॉन्ड अभी इशू, उनको वो भी अपने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से पैसे जनरेट कर सकता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम 2030 में जनरेट करेंगे, लेकिन हम पैसे अभी अवेलेबल करा सकते हैं, और वो अपने बिजनेसेस को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं जिससे कि जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हम और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही रोकती हूँ क्योंकि अभी हम 5 o'clock क्रॉस भी हो गया है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है, किसी और के पास और कोई डिस्कशन है, स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी हैं। हाँ, किसी के पास, आराध्या जी इसको स्लाइड को बंद कर दीजिए। Nishta ma'am, किसी good को evening. query हो? जी जी Ma'am, my name is Vinit Kumara and I'm from Amrit Bottlers Private Limited. My company is into manufacturing of Coca cold drinks and related cold drink drinks, beverages and all. So आप जो यहाँ पे मैम बात कर रही हैं कार्बन क्रेडिट्स की, तो मेरी कंपनी जैसे कार्बन एमिशंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, क्योंकि सिंस ये मैन्युफैक्चरिंग है तो इधर ये या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कहीं से कार्बन एमिशंस हो होगा या मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो होगा। तो मेरी फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे अपना कार्बन एमिशन कैलकुलेट करना है तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, प्लस अगर मैं बोलता हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स ये हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी फैक्ट्री ने 100 टन्स ऑफ कार्बन इसमें जनरेट किया है, तो उसके रिपल्केशन में मुझे कितने कार्बन क्रेडिट्स परचेज करने पड़ेंगे, ये मेरी क्वेरी है। देखिए, ये एक मैं ये बोल रही हूँ, मैं एक जेनेरिक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि इस केस में क्या करना चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, आपको ये सोचना है कि आपका कंप्लायंस है या आप वॉलंटरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर कंप्लायंस है तो वो दूसरी मार्केट हो गई, और अगर वॉलंटरी है तो वो दूसरी मार्केट होगी। अगर आपका वॉलंटरी है, ठीक है, कि आपको एमिशन रिड्यूस करना है, तो अगर आप अपनी फैसिलिटी में रिड्यूस कर पा रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस किस चीजों से रिड्यूस कर सकते हैं अपने एमिशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने आरई लगा दिया, कोई और ऑपरेशनल चेंज कर दिया, कुछ कर दिया, तो जो मैंने एग्जांपल बताया ना, जैसे वेरा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, और भी बहुत सारी एक्रेडिटिंग कंपनियां होती हैं, उनकी अलग अलग चीजों की मेथडोलॉजी होती है। तो जैसे अगर आरई का है, आप वेरा से अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो वेरा आपको पूरी मेथडोलॉजी देगी, उसी के हिसाब से आप दिखा सकते हैं कि आपका एमिशन कितना कम हो रहा है। उसके बाद लेकिन अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड के पास गए तो उनकी मेथडोलॉजी अलग होगी। तो जो आपका कैलकुलेशन करने का तरीका होगा ना, वो आपको जिस भी एक्रेडिटर के पास आप जा रहे हैं उसके थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। तो उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपको यही दिखाना होगा कि आपने एमिशन रिड्यूस किया है, और उसके हिसाब से आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ऑफसेट मिल जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आपका 1,100 टन का एमिशन है और आपको नेट जीरो होना है, तो इसका 1 टन ऑफ CO2 होता है 1 यूनिट। तो अगर आपको ऑफसेट खरीदना है तो फिर आपको, और जीरो होना है तो आपको फिर 100 यूनिट खरीदने पड़ेंगे।
Thank you very much, sir. और किसी की कोई क्वेरी? हाय निष्ठा, मैं अमित अग्रवाल बोल रहा हूँ एंड मेरा जो बिजनेस है वो टैलेंट जनरेटर्स का है। हम लोगों ने पिछले दौर में कभी भी ना कार्बन क्रेडिट्स की हमारी इंडस्ट्री में कुछ नहीं सुना, लेकिन चेन्नई और बैंगलोर के जो हमारे क्लाइंट हैं वो अभी जो नए जनरेटर्स आए हैं वो CPCB 4 हैं जिसमें पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन ये लोग भी कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे नोटिस चेन्नई में और बैंगलोर में मिलने लगे हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि वो जनरेटर यदि एक दिन में 6 से 7 घंटे से ज्यादा यूज कर रहे हैं, एंड आई एम टिपिकली सेइंग डीजल जनरेटर्स, इट्स नॉट गैस जनरेटर्स, तो उनको भी उन पर्टिकुलर एरिया में कुछ गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रही है। ऐसा कुछ दिल्ली में, दिल्ली के आसपास नोटिस में है आपके? नहीं सर, डीजल जनरेटर के अ, दिल्ली में जहाँ पे डीजीज की बात आती है वहां पे मेरे ख्याल से वो पोल्यूशन का ज्यादा देखते हैं। पोल्यूशन का कार्बन नहीं होगा, पोल्यूशन के मतलब एमिशन जो गैसेस होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन कार्बन क्रेडिट के हिसाब से तो मैंने नहीं सुना है ये। नहीं सुना? नहीं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। Please. Good evening. I'm Amit Sharma from Greater Noida. I had a question. See, anyway, the moment we use a fuel, emission starts. अब कार्बन नेचुरली जब ऑक्सीजन जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। अब एमिशन का लेवल तो हर इंडस्ट्री के में होता ही होता है, चाहे वो मेरी मशीन हो या जहां पर फ्यूल यूज हो रहा है वहां होगा ही होगा। अब किसी की छोटी मशीन है, किसी की बड़ी है, किसी के पास 10 मशीन है, किसी के पास 1 मशीन है, तो बेसिकली एमिशन तो सब जगह है ही। तो इसका कोई क्राइटेरिया है कैलकुलेट करने का कि भाई किसके लिए, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं है? क्योंकि अगर ये कहीं मैंडेटरी बन गया तो जैसे अभी हम CAQM के चक्कर में फंसे हैं, कहीं इसमें भी फिर हम प्रॉब्लम में आ जाए। तो इज देयर अ क्राइटेरिया फॉर दिस आल्सो दैट एनीबॉडी यूजिंग एनी काइंड ऑफ फ्यूल emits carbon dioxide? So there has to be a method to calculate how much I am emitting and whether I am within the concerned norms, or how do I calculate how much am I the kind of carbon emission I am creating? जी, तो अभी तक ब्यूरो ने क्राइटेरिया नहीं बताया है कि इंक्लूजन का क्राइटेरिया क्या होगा, लेकिन एक चीज जो होती है वो ये होता है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है। जैसे कोरिया में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, अगर आप एनुअली उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा एमिट करते हैं तो आप एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में आ जाएंगे। सबसे पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि जो फ्यूल्स होते हैं अलग अलग, जैसे अब अगर आप कोल जला रहे हैं उसमें भी कौन सी क्वालिटी का कोल जला रहे हैं। अगर आप कोल जला रहे हैं तो आपकी एमिशन ज्यादा है, अगर आप ऑयल जला रहे हैं तो थोड़ा कम होगा, गैस जला रहे हैं तो कुछ और कम होगा। तो फ्यूल के हिसाब से और वो कैसे जलाया जा रहा है, आपका प्रोसेस क्या है, उसके हिसाब से आप एमिशन कम कर सकते हैं। तो जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम या जो ये कंप्लायंस सिस्टम्स हैं, इनका जो पूरा पॉइंट है वो यही है कि वो आपको नज करें कि आप फ्यूल स्विच करें। क्योंकि ये तो पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिया में स्टील बनाने की जो एमिशन इंटेंसिटी है वो कुछ है 2.6 टन पर केजी ऑफ स्टील प्रोडक्शन, लेकिन जो EU में है, यूरोप में है, वो कुछ 1.87 टन ऑफ CO2 पर केजी ऑफ स्टील प्रोडक्शन है। तो क्योंकि हमारा अब हम नीचे हैं, सो फॉर एग्जांपल अब अगर CBAM आ गया, ठीक है, तो आप कंपीट ही नहीं कर पाएंगे यूरोपियन कंट्रीज से। और CBAM आ गया है, अब यूरोप ले आया है, UK ले आएगा, US ले आएगा। तो कंपीट करने के लिए ये फ्यूल स्विचिंग मेथड्स या प्रोसेस चेंजिंग मेथड्स, उसमें तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये गुड बिजनेस सेंस भी है इस टाइम पे। पर वही है कि आप इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे इस टाइम कंप्लायंस में, वो आपकी एमिशन थ्रेशोल्ड जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बताती है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैम वो है, इसका कोई क्राइट बना हुआ है, लाइक किस इंडस्ट्री का कितना होता है, किस प्रोसेस से होता है कितना, इसके कोई नहीं, नॉर्म्स बने अभी हुए हैं? तो नहीं बना हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी कंपनीज जो पैट स्कीम में थी इंक्लूडेड, वो उन्हीं को CCTS में लेकर आएंगे। मैम क्योंकि मैं एक बार बार इसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम MSMEs जनरली किसी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के हम वेंडर्स होते हैं। जब उनके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं तो वो नेचुरली डाउन द लाइन वी आल्सो गेट अफेक्टेड। एंड लाइक ERP
we also have to get into the sorry, ये अभी कह रहा हूँ जो आपका प्लास्टिक का जो हमें EPR 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 जो है उसके compliances में we also have to be in the same category now. जी So now the only thing is the about time, the you know the intensity of the entire system, like how much is going to affect us. जी तो सर वो एक पता चीज होना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है एज एन MSME. हाँ मतलब बड़ी इंडस्ट्री देखिए, स्टील इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी मिल थोड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी. तो जी MSME इसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे वाले जो होते हैं वो परेशान होते हैं कि हमारे ऊपर क्यों आ रहा है और क्या आएगा अगर आया भी है. उसका थोड़ा सा हमें डिटेल चाहिए था. हाँ एक चीज है कि देखिए अगर आप सप्लायर हैं किसी कंपनी के लिए, जी. ठीक है, तो जी. आप स्कोप 3 हो गए उनके लिए, जी. ठीक है. जैसे जैसे स्कोप 1, 2 और 3 एमिशन होता है. जो जी. 1 होता है वो एमिशन है जो किसी कंपनी की बाउंड्री में हो रहा है. जी. 2 जो होता है वो परचेज्ड इलेक्ट्रिसिटी होता है. और 3 जो होता है वो सप्लायर्स होते हैं. तो स्कोप 3 कभी भी कंप्लायंस में नहीं इंक्लूडेड होता. तो आप मतलब ये आप निश्चिंत रहिए कि आप एज अ सप्लायर नहीं आएंगे उनके रडार पे. नहीं मतलब मैडम, आपकी बात ठीक है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी तो है, क्योंकि हम हो सकता है कि हाँ. किसी बड़ी यूनिट के सप्लायर हैं, बट स्टार्टिंग में वी आर मैन्युफैक्चरिंग, मे बी हम माइक्रो स्मॉल पे हैं. तो प्रोसेस तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का ही है, क्योंकि उसके अंदर हम बॉयलर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर भी यूज कर रहे हैं, और जेनसेट्स का भी यूज है. तो जी एप्लीकेबल हो ही जाएगा अल्टीमेटली हमारे ऊपर. हाँ हाँ, नहीं, वो लेकिन तो वो खैर हाँ. सेक्टर्स मतलब वही कि वो कैसे सेक्टर वाइज इंक्लूड करते हैं वो. अभी वो शायद जीओआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद इस पे अभी कोई दिया नहीं है नोटिफिकेशन की किसको करेगी. आप कुछ करना चाह रहे हैं रिद्धि मैडम? जी सर, मेरा एक कंसर्न है मैम से कि अगर हम सोलर प्रोवाइडर हैं, हमारे डिफरेंट तरह के कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी के कस्टमर्स होते हैं. उनका जो कंजम्पशन रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही रहता है एज पर द डोमेस्टिक. And talking about the industrial and C&I sector, for the commercial and industrial, we have different sectors of customer. Like some have rice mill, or some have sugar industry, or some just have a restaurant sort of, or some have some college or school, something like that. Being a solar vendor. हम्म So, ma'am, how can we be a part of that? I mean, just to know that we are like, we don't have a manufacturing unit, we only have supply chains sort of thing. हम्म अम, ये बेसिकली ये अगर आप जैसे अपने रजिस्टर कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो ये जी. आपको देखना पड़ेगा कि जो मेथोडोलॉजी है जो एक पर्टिकुलर रजिस्ट्री के साथ है वो क्या कहती है, और उसी के हिसाब से आपको अपना प्रोजेक्ट मतलब ये बहुत स्पेसिफिक चीज हो गई जो मुझे आपका प्रोजेक्ट देख के बताना पड़ेगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं. लेकिन आपको डेफिनेटली कोई प्रोजेक्ट डेवलपर हेल्प कर सकता है. सर ऑल्सो CCTS में गवर्नमेंट ने सेक्टर्स बताए हैं. उसमें इस टाइम पे अभी थर्मल पावर प्लांट वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी नहीं वो ऐड हुआ है, लेकिन बाकी जो पैट सेक्टर्स हैं उसमें रेलवे और डिस्कॉम्स को छोड़ के, तो मतलब आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, क्लोर एल्कली, पेपर एंड पल्प, सीमेंट, और तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं CCTS में, और वो शायद अगली साल से ही इंक्लूड करेंगे. Okay. Ma'am, can I know just how can a platform where to study and get information about that particular thing? Vera is a very good resource to know about projects etc. Vera की वेबसाइट पे चले जाइए आप, वहाँ पे बहुत डिटेल्स हैं. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, Gaurav Jain this side. I do have 3 questions for you. जी. My first question is, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं इनके पास फैक्ट्री के अंदर ओपन एरिया भी है और फैक्ट्री के अलावा भी कुछ एग्रीकल्चर लैंड होती है जहाँ पे वो अलग अलग टाइप के ऑप्शंस यूज करते हैं. जैसे मेरा ही एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ मैं पॉपुलर के पेड़ लगाता हूँ जो हर 5-6 साल 8-10 साल बाद वो काट दिए जाते हैं.
तो क्या मैं उसके ऊपर कार्बन क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट को ऑफसेट करने के लिए? आप उससे ऑफसेट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काट देते हैं उसको तब आप नहीं कर पाएंगे। जो नहीं, मैंने उसको बोला था मैं कि तकरीबन 8 साल बाद काटता हूँ, 8 साल तक तो हाँ, नहीं तो काट। अगर आप उसको काट देते हैं तो इसका मतलब कि आप वो कार्बन सीक्वेस्टर नहीं हो रहा ना। तो वो ऑफसेट तभी दोबारा होगा लगा देता जब हूँ। तो लेकिन आप उसको, हाँ, उसको आप ऑफसेट कर सकते, उस ऑफसेट आप उसे जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको वो दिखाना है कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्शन में ऑफसेट यूज करके आप बोल रहे हैं कि हमने कम एमिशन किया, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है, हम उसकी कल्टीवेशन करते हैं, उसको काटते हैं, फिर दोबारा लगा देते हैं, हम्म हम्म तो उसमें तो वो मैं ऑफसेट ले सकता आप हूँ। काट के फिर उसका क्या करते हैं, मतलब उसमें भी ये है कि जैसे अगर आप लकड़ी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तब तो वो हम्म। कार्बन सीक्वेस्टर्ड है, पर अगर आप उसको जला रहे हैं तब वो नहीं, कार्बन वापस। मैं लकड़ी का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, मैं तो तो उसको फिर सेल ऑफ कर मतलब देता उसमें आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें ऑफसेट दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, कई बार हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमारा बायर होता है वो एक तो हमारी कार्बन न्यूट्रलिटी पूछता है, और दूसरा ये पूछता है जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं क्या वो कार्बन न्यूट्रल है या नहीं, तो उसका क्या जवाब है हमारे पास? अभी आपने कहा कि सप्लायर की लायबिलिटी मेरी नहीं है, पर वो वो पूछता है आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या वो कार्बन न्यूट्रल है या नहीं। हाँ, तो वो अपने कंप्लायंस के लिए नहीं बोल रहे हैं फिर। अ, वो अपने सस्टेनेबिलिटी आजकल रिपोर्ट बेसिकली के दो लिए चीजें बात कर पूछते रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट कितना सस्टेनेबल है, मतलब रिसाइकल प्रोडक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ है, और दूसरा वो कार्बन न्यूट्रल है या नहीं। हैं। हाँ, तो ये चीजें आपको, मतलब ये बेसिकली वो ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं है। वो हो सकता है अपने कस्टमर के लिए या ऐसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए ये सब कर रहे हैं, मतलब आपसे पूछ रहे हैं। और सर तीसरा मुझे ना, क्वेश्चन ये है। जी, मुझे 5:25 तक निकलना है। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन बस केशव जी रहेंगे, केशव जी से बात जी, करके फिर हम आपको देते हैं। good evening, ma'am. I have a question. Recently, you mentioned that there are various agencies that calculate your carbon footprint and give you offsets accordingly. For example, you mentioned Gold Standard and Vera. And then you also mentioned that the calculation methods are very different. So there's no standard calculation method in the market right now. Now, if I'm into renewable energy. For example, if I install a solar power plant and I want to avail carbon benefits from it, I'll go to Gold Standard and they'll give me their assessment. But if I go to Vera and their assessment is better than what Gold Standard gave me, how is there uniformity in the market? Like people will prefer Vera over Gold Standard, so there has to be a uniform procedure, right? यस, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द मार्केट। मैंने ये बताया ना कि ऑफसेट्स हेट्रोजेनस होते हैं। अगर आप वही ऑफसेट वेरा से खरीद रहे हैं उसका प्राइस डिफरेंट होगा, अगर आप उसको गोल्ड स्टैंडर्ड से खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस डिफरेंट होगा, अगर आप किसी लोकल एक्रेडिटिंग एजेंसी कंपनी से खरीद रहे हैं उसका प्राइस डिफरेंट होगा। वो उस पर डिपेंड, वो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल फिलिप्स आपको सामान बेचता है वर्सेस Yeah. सैमसंग बेचता है, वो वही सामान है, वो स्पीकर है से, लेकिन फिलिप्स उसको महंगा बेचता है और सैमसंग सस्ता बेचता है, या जो भी वाइस वर्सा। वो इसलिए क्योंकि परसेप्शन क्या है उनकी क्वालिटी का, कितने रोबस्ट हैं वो। और वही चीज कार्बन क्रेडिट में होती है, आप जिस एक्रेडिटर से लेकर आ रहे हैं उसकी एक मार्केट में रेप्यूटेशन होगी और उसी के हिसाब से आपके कार्बन क्रेडिट पे आपको प्राइस मिलेगा। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर वो कैसे प्रोजेक्ट से आ रहा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है या वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन से आ रहा है या वो किसी और तरीके के प्रोजेक्ट से आ रहा है। सो बेसिकली कार्बन क्रेडिट मार्केट इज अ हेट्रोजेनियस मार्केट जिसमें सारे ऑफसेट्स अलग होते हैं, उनका प्राइस अलग होता है। Okay, to follow up on your question, on your answer, sorry. For example, if I'm supplying solar panels to the government or the armed forces, can I avail carbon benefits on those projects if I get it registered with, for example, Gold Standard? So that depends on your project. If you get into the details and show कि अच्छा it's not financially viable and you're doing it only for credits or to reduce emissions,
then definitely you can avail. All right. Thank you so much. थैंक यू मैम। आई थिंक आपको भी जाना है, आपने बताया 525, सो आई लास्ट हमारे जो राकेश बंसल जी है ग्रेटर नॉर्थ से, आई आस्क टू सम ऑफ द थिंग्स एंड गिव थैंक्स टू मैडम। निष्ठा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। साथ ही मैं चाहूंगा कि अगली एक वर्कशॉप हम और लगाएं, जो जैसे मेरे साथी अमित शर्मा जी ने अपनी क्वेरी रेज करी थी कि हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज के दिन हमारी कितनी कार्बन एमिशन है और उसको किस प्रोसेस से हम कम करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम भी उस टाइम उसके अंदर चेन के अंदर हम भी इंक्लूड हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसके लिए भी हम दोबारा एक और करेंगे वेबिनार, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे बताने के लिए अपने मेंबर्स को कि कैसे हम अपनी फैक्ट्री की इवोल्यूशन कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्ण जी, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मिस्टर मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।